सत्या क्लासेस क्लास 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं में सप्लीमेंट्री छात्रों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैथ में। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है समांतर माध्य का सूत्र लिखिए। समांतर माध्य का सूत्र तो दोस्तों ऐसे देखा जाए तो वर्गीकृत आंकड़ों का अलग होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों का अलग होता है। तो इसमें आप अवर्गीकृत आंकड़ों का जो होता है उसको मैं बता देता हूँ, वर्गीकृत का भी होता है तो आप ये वाला लिख सकते हैं। यहाँ पे होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य को यक्ष वार से दर्शाते हैं। यक्ष वार इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 प्लस xn बाई एन। यानी इसको यदि हिंदी में लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर माध्य इक्वल टू आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। इस तरह से दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किसी घटना के घटित होने और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी अनिश्चित घटना, यानी जो घटना अनिश्चित है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्लियर नहीं है, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1 से कम होती है। और जो निश्चित घटना है जो कि बिल्कुल होगी ही कंफर्म क्लियर है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। और जो असंभव घटना है यानी कि होगा ही नहीं, क्लियर पता कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। अब दोस्तों यहाँ पे कहता है कि किसी 3 चीज़ क्लियर कर दिए। 3 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों इसमें। ये जितने क्वेश्चन हैं इसमें, इसके साथ साथ और भी आपके क्लियर हो जाएंगे। किसी भी तरह से घुमा फिरा के दिया तो आपसे बन जाएंगे यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो दोस्तों इस तरह से आप एक क्वेश्चन जो है कि किसी घटना के घटित होने और घटित न होने की प्रायिकता का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों किसी घटना के घटित होने और घटित न होने की प्रायिकता का योगफल निश्चित रूप से 1 होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक की संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 इनका समांतर माध्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला ये। तो यहाँ पे एक्स वार इक्वल टू हो जाएगा x1 यानी पहला, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, जितने भी दिए हैं। अब यहाँ पे जितने हैं गिन करके उतना बटे में लिख देंगे अपॉन में। 1 2 3 4 5, 5 तो है 5 लिख दिए। अब यहाँ पे 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 बटे 5। तो इस तरह से 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का समांतर माध्य 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं शंकु क्या होता है। ये ऐसी आकृति जो होती है, जोकर कैप जो होता है, ये शंकु होता है, ये शंकु है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे जोकर कैप जो बनी होती है उसमें जितना कागज़ लगता है बनाने में, वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट एल से दर्शाते हैं। और ये इसकी त्रिज्या होती है, ये पूरा व्यास होता है, इसका आधा ये त्रिज्या हो जाएगा r, और ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। या एल बराबर यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे यदि आपको 2 चीज़ पता है, एच का मान पता है, आर का मान पता है, तो आप निश्चित रूप से एल निकाल सकते हैं, या कि एल का मान पता है, एच का मान पता तो आप आर निकाल सकते हैं फार्मूले से। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों एक वृत्त है, जैसे ये वृत्त हो गया, इसमें कितनी समांतर स्पर्श रेखा, यानी समांतर भी हो और स्पर्श भी करे। ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। तो किसी वृत्त है तो एक वृत्त में 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। 2 ऐसी रेखा होंगी जो कि समांतर भी हों एक दूसरे के और स्पर्श भी करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
दोस्तों क्वेश्चन है अगला, x माइनस 1/x का योज्य प्रतिलोम। क्या निकालना है? योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो दोस्तों योज्य प्रतिलोम निकालना बहुत सिंपल होता है। जैसे यदि 5 का योज्य प्रतिलोम देखें तो -5, यानी जस्ट अपोजिट साइन लगा देना है उसमें। तो अब इतने का योज्य प्रतिलोम निकालना है, x माइनस 1/x का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बराबर -x माइनस 1/x हो जाएगा। माइनस साइन लगा दी, इसको सॉल्व कर सकते हैं। -x ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में। तो दोस्तों इसका योज्य प्रतिलोम इतना हुआ। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए ऑप्शन में दिया रहे तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपका, कि कोई भी यदि संख्या देता है, कोई कुछ भी इसमें देता है योज्य प्रतिलोम निकालना, तो आपको माइनस साइन लगा के उसको सॉल्व कर देना है। जो आएगा आंसर वही उसका योज्य प्रतिलोम होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है log m/n, इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पे यदि भाग में दिया है, भाग का साइन है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, log m/n, log m माइनस log n। यदि यहाँ पे बटे की जगह पे यहाँ पे इस तरह लिखा हो या mn गुणा में हो, तो ये प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक भी बता दें, जैसे यहाँ पे यदि इस तरह से दिया है log n log m दिया है, यदि यहाँ फ्रंट में रहता है तो ये पावर में हो जाता है, ऐसे ये इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगला है, इस तरह में कोई भी क्वेश्चन दे तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट अगला है उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, उन्नयन कोण क्या होता है? जैसे जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, यानी वस्तु ऊपर होती है, आँख नीचे होती है, तो वस्तु और आँख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे। तो जब आँख नीचे वस्तु ऊपर होती है, तो वस्तु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण क्या? उन्नयन कोण होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, दोनों ही दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच बनते हैं। दृष्टि रेखा क्या होती है? आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। आँख की सीधाई की जो रेखा होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, दोनों ही दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच बनते हैं। लेकिन जब आँख नीचे वस्तु ऊपर होती है तो उन्नयन कोण बोलेंगे, और जब आँख ऊपर वस्तु नीचे, यानी जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है आँख और दृष्टि रेखा के बीच, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो आँख और वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे ये दो चाक हैं, ये यहाँ पे मान लीजिए ये और ये वस्तु है, तो ये जो है ये जैसे यहाँ पे वस्तु है, यहाँ से देखा जा रहा है, तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। इसकी सीधाई की रेखा ये दृष्टि रेखा हो जाएगा, और आँख की सीधाई की रेखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैं तो हम ऊपर देख रहे हैं, तो ये आँख और वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा, और आँख की सीधाई की रेखा ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी। तो चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, दोनों ही दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच बनते हैं। किंतु जब आँख हो नीचे, अब वस्तु ऊपर, यानी हम जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वृत्त का चाप और चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों ये होता है चाप बराबर होता है त्रिज्या गुणे कोण। तो ये होता है वृत्त का चाप और चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण और त्रिज्या में ये संबंध होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है एक घन के कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा? दोस्तों बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन जो दिया है कि एक घन के कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर घन के कोर की लंबाई दिया है, तो आयतन निकालना है। तो दोस्तों घन के कोर की लंबाई को ऐसे दर्शाते हैं, और घन का आयतन होता है, घन का आयतन का फार्मूला होता है a का क्यूब। यहाँ पे यानी कोर यानी उसकी जो लंबाई है, भुजा है,
तो ये यहाँ पे 8 दिया है। अब उसका जो आयतन हो जाएगा तो भुजा का क्यूब होता है, यानी कोर का क्यूब होता है, तो 8 सेंटीमीटर उसकी कोर है, तो इसका क्यूब यानी 8 का क्यूब 8 ठाई 64 अट्ठे 512। ये सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो सेंटीमीटर में क्यूब लगा देंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 8 दिया है तो 8 ठाई 64 अट्ठे 512, 8 का 3 बार गुणा कर देंगे। क्यूब मतलब 8 का क्यूब मतलब होता है 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे 8 की जगह यदि 4 दिया होता तब भी बन जाता, 4 का क्यूब यानी 4 चक्को 16 चक्को 64। 5 दिया होता तो 55 25 पंचे 125, 6 दिया होता तो 6 छांगे 36 छक्का 216। तो दोस्तों इस तरह से यदि कोई भी संख्या दे तो इस तरह से आपसे क्लियर बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 9:25। 9:25। दोस्तों इस वीडियो को देखने से जो क्वेश्चन इसमें मैं बता रहा हूँ वो तो क्लियर ही हो रहा है, साथ साथ उससे रिलेटेड और यदि घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया तब भी आपसे क्लियर हो जाएंगे। यानी इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं इसमें। तो दोस्तों 9:25 दिया है, कहता है इसका प्रतिलोमानुपात क्या होगा। ऑप्शन में दे दिया या खाली स्थान में दे दिया या सत्य असत्य में भी किसी तरह भी दिया क्वेश्चन, 1 नंबर का देगा, बन जाएगा आपसे, ठीक ना। तो इसका क्या कहता है वर्गमूलानुपात क्या होगा। इसका वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल निकाल देना है। वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल कितना 5 आएगा। वर्गमूल निकालते तो बनता होगा निश्चित रूप से, ठीक ना। यदि नहीं बनता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अब इसका वर्गमूलानुपात कहता तो ये निकाल दिए। यदि इसका वर्गानुपात कहता तो हमें इसका क्या वर्ग कर देना है। तो 9 का वर्ग 9 9 81, 25 का वर्ग 25 25 में 625 हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इसका यदि घनमूलानुपात कहता तो घनमूल निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए 25 यहाँ पे 8 दिया है और 64 दिया है। अब कहता है इसका घनमूलानुपात याद कीजिए तो घनमूल निकाल देना है। और यदि प्रतिलोमानुपात कहता तो जस्ट अपोजिट कर देना है, 25 को पहले और 9 को बाद में कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से प्रतिलोमानुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात या घनानुपात कहता तो घन कर देना है। तो आपसे ये पूरी प्रोसेस बन जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसे भी मैं एक्सप्लेन किया, आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, और आँख की सिधाई में जो रेखा होती है उसे क्षैतिज रेखा बोलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ax + b का शून्यक क्या होगा। दोस्तों इसमें ax + b का शून्यक क्या होगा। तो दोस्तों शून्यक का मतलब होता है इसका शून्यक निकालना है ना, मीन्स इसमें जो चर है, चर का वह मान, चर क्या है x है, चर क्या है यहाँ पे x है। तो x का वह मान जिसके लिए इस बहुपद इसका मान शून्य हो जाए वह इसका शून्य कहलाएगा। इसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। चर का यानी x का वह मान जिसको इसमें रखने से इसका मान शून्य हो जाए वो क्या इसका शून्य कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ax बराबर, अब ये बराबर के उधर जाएगा तो पक्षांतर नियमानुसार बराबर के इधर प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा, लेफ्ट में है राइट तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे x बराबर -b, ये इधर क्या कोई साइन नहीं लगा ना, मल्टीप्लाई माना जाएगा। ए इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में ए है उधर जाएगा राइट साइड तो डिवाइड में हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं कि इसका शून्यक हो जाएगा -b/a। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन दिया तो ये नेक्स्ट यदि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है इसका शून्यक, तब भी आपसे बन जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। 5 उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर -5, ये 3 इधर गुणे में है, बटे में जाएगा तो सॉरी राइट साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा। इस तरह से ऐसे भी क्वेश्चन दिया है तब भी आपसे बन जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, बेलन मीन्स होता है दोस्तों जैसे कि ड्रम जो होता है ना, ड्रम बेलनाकार होता है। तो बेलन का ये पार्ट जो होता है ऐसे वाला पार्ट, ऐसे वो कहलाता है वक्र पृष्ठ। जैसे यहाँ पे ये बेलन बनाते हैं, ये क्या है, ये बेलन बना दिए, ये बेलन का साइन हो गया,
वो बेलन का डायग्राम हो गया। तो ये बेलन है। तो ये वाला पार्ट, ये जैसे एक हम मान लीजिए एक ये रफ लिया है, रफ को ऐसे ये फोल्ड कर दिया, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई RH। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई RH। अब यदि संपूर्ण पृष्ठीय कहता है, संपूर्ण पृष्ठीय मीन्स उसका ऊपर का ढक्कन का और निचला सिरा का जुड़ गया, तो ढक्कन उसका कैसा है? बेलन का ढक्कन कैसा होगा? बेलन का ढक्कन होगा निश्चित रूप से कैसा? वृत्ताकार। तो एक वृत्त ऊपर ढक्कन का और एक निचला सिरा ये हो गया। तो इस तरह से 2 पाई RH ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर का और नीचे का पूरा ऐड हो जाएगा। तो ये पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख रहे हैं 2 पाई सेम मिल रहा है, आर भी दोनों में मिल रहा है। आर भी जो सेम मिलता है उसको कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचेगा? एच बचेगा। इधर से 2 निकल गया, पाई निकल गया, एक ठो आर निकल गया, 2 ठो आर था, आर स्क्वायर है, एक ठो आर बचेगा। तो दोस्तों इस तरह से बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो दोस्तों जहाँ पे आर बेलन की त्रिज्या होती है और एच बेलन की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो एक सही 1/2, 2 सही 1/2, इसमें इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका सामांतर माध्य नहीं, इसका सारवंतर क्या होगा? तो दोस्तों सार्वअंतर यानी सार्वधन अंतर, जो सभी में अंतर उसे हम सार्वांतर कहेंगे। सार्वांतर को डी से दर्शाएंगे। तो इसमें सार्वांतर क्या होगा? यानी सभी में कितने कितने का अंतर है? तो दोस्तों देख रहे हैं 1/2 मीन्स आधा यानी 0.5 या इसको इस तरह नहीं, अपन ऐसे ही इसको इस तरह से कर लेते हैं। सार्वांतर निकालना ना, तो ये A1 यानी पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद। तो इसका सार्वांतर निकालना तो A2 माइनस A1 कर देना है, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटा देना है, जो आएगा वही सार्वांतर होगा। तो एक में हम 1/2, बहुत सिंपल सा है, ये श्रेणी दिया है, इसमें सार्वांतर निकालना है तो दूसरे वाले पद में पहले पद को घटा देंगे। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है? A2 क्या है? 1 है और A1 क्या है? 1/2 है। तो 1 में 1/2 घटाएंगे, 1 में 1/2 घटाएंगे तो ये यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। यहाँ पे 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, नीचे 1 दुक्के 2, अब 2 में 1 घटाएंगे 1, नीचे 2। तो दोस्तों इस तरह से 1/2, या कि डायरेक्टली आप 1 में 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा। पता है? क्लियर है ना? तो इस तरह से इसका सार्वांतर क्या हो जाएगा 1/2, यानी सभी में 1/2 का अंतर है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि असंभव घटना है उसकी प्रायिकता 0 होती है, यानी जो कि ऐसी घटना जिसके घटित होने के कोई चांस नहीं है, मतलब जो घटित होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, यानी घटित ही नहीं होगी, पता है? क्लियर? तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो संभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। एक सेकेंड यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दें कि त्रिज्यखंड होता क्या है, ये तो पहले एक्सप्लेन कर दें। ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र कहलाएगा। अब वृत्त का केंद्र और यह वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो दोस्तों ये त्रिज्या के द्वारा, वृत्त की 2 त्रिज्याओं के द्वारा जो ये क्षेत्रफल ये है, घिरा हुआ है ये क्षेत्रफल, ये वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला है ये, जहाँ पे थीटा यहाँ पे आंतरिक कोण होता है, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त के त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस्तों में दी गई राशि वस्तु के नगद मूल्य या नगद भुगतान की राशि से क्या होती? ज़्यादा होती, बराबर होती या कम होती है? तो दोस्तों निश्चित रूप से जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उसका पैसा थोड़ा थोड़ा करके चुकाते हैं तो पैसा हमें जितना उसका मूल्य होता है उससे ज़्यादा देना पड़ता है। तो किस्तों में यदि पैसा चुकाएंगे तो नगद मूल्य से उसके नगद मूल्य से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो किस्तों में दी गई राशि हमेशा वस्तु के नगद मूल्य से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की मध्यिकाएँ होती हैं। तो दोस्तों त्रिभुज की मध्यिकाएँ
ये होता है त्रिभुज। त्रिभुज की मध्यिका, ये त्रिभुज का शीर्ष है। तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु यानी इस भुजा का मध्य बिंदु यानी ये और ये बराबर मध्य बिंदु को मिला, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की मध्यिका कहते हैं। तो ये त्रिभुज की मध्यिका और ये भी मध्यिका और ये भी मध्यिका। तो त्रिभुज की मध्यिका क्या होती है? संगामी। संगामी मतलब एक बिंदु से होकर के जाती है, एक बिंदु पर मिलती हैं। त्रिभुज की मध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, संगामी होती हैं। त्रिभुज की मध्यिकाएं कैसी होती हैं? संगामी। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी होती हैं। मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और त्रिभुज का केंद्रक जो होता है मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी ये 2 पार्ट है तो ये 1 पार्ट होगा, ये 2 है तो ये 1, ये बड़ा वाला 2 तो ये 1। तो दोस्तों आपको क्या पता चल गया इसमें? त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी होती हैं। त्रिभुज की मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज का केंद्रक जो होता है त्रिभुज की मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया कि त्रिभुज की मध्यिका और त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, और त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज की मध्यिका को किस अनुपात में विभक्त करता है। यदि क्वेश्चन आ गया तो 2:1 के अनुपात में विभक्त करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, कैसी होती हैं? तो दोस्तों एक ये वृत्त है, वृत्त के, इसको क्लीन कर देते हैं, ये वृत्त है, वृत्त के ये बाह्य बिंदु है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से त्रिभुज पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? बराबर होंगी, समान होंगी। ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला है, 8 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा? 8 है और 12 है, इसका तृतीयानुपाती, तृतीया मीन्स होता है तीसरा। तो दोस्तों तृतीयानुपाती मान लेते हैं, जैसे तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, 3 चीज़ ये सब होता है इसमें क्लियर। तो यहाँ पे तृतीयानुपाती 2 अनुपात दिया है, पहला दिया है, दूसरा तृतीया मान लेते हैं, यक्ष मान लेते हैं, तीसरा अनुपात इसका यक्ष है। अब हमें तृतीयानुपाती निकालना, तो यह 8/12 हो जाएगा और 12 ये इतना बटे क्या? यक्ष। ये अब ये यक्ष का मान निकालना है तृतीयानुपाती, ये इसका इधर गुणा हो जाएगा 8x और इसका इधर तो 12 × 12, तो यक्ष बराबर हो जाएगा 12 × 12 और ये 8 बटे में, तो 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 6 तिरिक 18। तो दोस्तों इस तरह से 8 और 12 का तृतीयानुपाती कितना हो जाएगा? 18। दोस्तों यहीं पे यदि मान लीजिए मध्यानुपाती कहता है, 8 और 12 दिया होता, मध्यानुपाती कहता तो आप मध्य में मानते, मध्यानुपाती दोनों के मध्य का। तो इस तरह से आप इस तरह कर लेते और इसको ये इस तरह से होता, तो इस तरह से, तो इसको भी आप निकाल सकते थे। दोस्तों इसी में जैसे चतुर्थानुपाती कहता है, 3 अनुपात दिए, चतुर्थानुपाती कहता है, तो मान लीजिए एक दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, 3 दिए हैं, चौथे को हम डी मान लेंगे और इसमें भी A/B बराबर C/D लगा करके हम इस तरह से निकाल लेंगे इसको भी। नेक्स्ट अगला है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, तो दोस्तों P बराबर यहाँ पे A बराबर P 1 + 100 और n है। तो अब यहाँ पे खाली स्थान में दिया है कि क्या फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? रेट R, जो ब्याज की दर होती है। तो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सर्वांगसम आकृति होती है कैसी? सर्वांगसम आकृति कैसी होती है? दोस्तों सर्वांगसम, सर्वधन अंगधन सम, यानी वो सर्वांगसम का मतलब हुआ ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो, उसे सर्वांगसम बोलेंगे। तो सर्वांगसम आकृति जो होंगी तो समरूप होंगी, समरूप मतलब उसका रूप रंग एक जैसा होना। तो सर्वांगसम आकृतियां कैसी होती हैं? समरूप होती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अगला है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। अच्छा ये दोस्तों ये तो मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिंदु दिया है कितना? -5 और 6 ये दिया है। तो ये किस चतुर्थांश में होगा? तो दोस्तों ये किस चतुर्थांश में होगा, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इस तरह से आप बना लीजिए ऐसे, ये x अक्ष होता है, इधर ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है।
तो दोस्तों ये 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे। तो दोस्तों ये एक्स डैश इधर एक्स डैश नाम देंगे, इधर माइनस होता जैसे ये मूल बिंदु होता 0, ये 1 2 3 4 ये माइनस में होता इधर, 1 2 3 4 ये प्लस में होता है। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर प्लस में होगा, 1 2 3 4 1 3 4 ये इधर माइनस में होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम ये कहलाता है द्वितीय, क्या द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश, ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो पहला होता है एक्स का मान होता है, हमेशा के लिए ध्यान दीजिएगा, ये पहला एक्स का और ये क्या होता है वाई वाला होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या आएगा, एक्स वाला ये जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस साइन होगा, कोई साइन नहीं तभी प्लस माना जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस इधर होता है। तो दोस्तों ये प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में आप देखिए यक्स वाली जो लाइन, इस चतुर्थांश को इसको बनाने के लिए यक्स वाली लाइन प्लस में, एक्स वाला प्लस में और वाई वाला भी प्लस में, यानी यदि दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में। इधर देखिएगा एक्स वाला क्या माइनस में है, एक्स वाली लाइन इसको बनाने के लिए एक्स वाली लाइन माइनस में, वाई वाला प्लस में, यानी एक्स माइनस में है वाई प्लस में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, तो जिसमें एक्स वाई दोनों का मान माइनस में हो वो तृतीय चतुर्थांश में होता है। इधर देखते हैं एक्स वाला प्लस में होगा, एक्स वाला प्लस में, वाई वाला माइनस में। तो इस तरह से यदि एक्स प्लस में वाई माइनस में हो तो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन बताए आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था और ऐसे 1 2 3 4 पार्ट आपको बनाएंगे आपके लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए, आपको लगे कि हमारे लिए ज़रूरत की है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन प्रेस करिए, जिससे इसका पार्ट 2 सेकंड थर्ड फोर्थ जो बने तो आपको वीडियो